हेलो स्टूडेंट, बाबा जी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पॉलिटी का भाग थर्ड। तो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। इस चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जनरल गवर्नर बना दिया गया था। देखिए, इसमें पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है ये पोर्शन आपका एक एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कौन सा चार्टर का अधिनियम आया था, कौन सा नियम आया था, कहाँ पर, ये पीछे का पोर्शन है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, लास्ट में इसके आगे पढ़ेंगे अनुसूची कि राष्ट्रपति को उपाधि कब कैसे शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है, राजनाथ को हमारे प्रधानमंत्री को शपथ का कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, कितने भाग होते हैं। डेफिनेटली ये हम पढ़ते चलेंगे, लेकिन हम शुरू से पढ़ना चाहते हैं कि कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से चार्टर अधिनियम आए, कौन कौन से नियम आए हैं। तो इस वजह से ये बीच बीच में जो सवाल पूछे मैं बताता चलूँगा, कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये डिटेल पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पहले क्या था। ठीक है, चलिए। इस चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। इसमें सब निहित थी। अब आता है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था। देखिए, भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए। इस चार्टर के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। देखिए, इस चार्टर में हुआ क्या था। अब सवाल ये पूछ सकता है, अगर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे आप अच्छे लेवल का, तो ये बीच में सवाल पूछ सकता है कि इस चार्टर के द्वारा मद्रास और ऐसा कौन सा चार्टर अधिनियम आया था कि मद्रास और मुंबई के विधायिका शक्तियों को रोक दिया गया था। वंचित का मतलब होता है रोक दिया गया था, मना कर दिया गया था। तो आप बताएंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि इस चार्टर के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। भारत के जनरल गवर्नर को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। असीमित का मतलब कोई एक सीमित नहीं थे कि 10 होंगे 20 होंगे, असीमित अधिकार। भारत का जो जनरल गवर्नर था उसको ध्यान रखना, पूरी ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। ठीक है, कहते हैं 1833 के चार्टर द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मेलाके का पहला कमीशन भारत आया। इस कमीशन का उद्देश्य भारत में किस तरह विधि का निर्माण किया जाए और शिक्षा का विस्तार कैसे किया जाए। ठीक है, इस नियम के ही अनुसार आया था जो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। पूरे भारत में ब्रिटिश भाषी लोग थे, उनके आने जाने और व्यापार करने से जिस लाइसेंस, शाही फरमान हो या अनुमति, शाही फरमान का मतलब होता है कि राजा का फरमान आया ये होगा, और अनुमति पत्र यानी कि ये अनुमति दे दी गई है कि ये होगा, तो उसकी आवश्यकता पड़ती थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया था। देखिए, जैसे राजा महाराजा होते हैं वो अपने फरमान भेजते हैं, ठीक है, या अनुमति पत्र दिया जाता है। उनकी भी जो आवश्यकता थी देशवासियों के आने जाने का, व्यापार करने के लिए उनका लाइसेंस, फरमान जो होता था, जो ब्रिटिश हमारे वासी थे उनका, वो आते जाते थे या इधर से उधर ट्रांसफ़र होता था, उनके व्यापार करने के उन पर जो लाइसेंस बनता था उनकी आवश्यकता पड़ती थी, उन्हें भी समाप्त कर दिया गया था। 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, ये ईसीजी का अंतिम चार्टर, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है कि 1853 का चार्टर अधिनियम, तो ये ईआईसी का अंतिम चार्टर था। इस चार्टर के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था।
लॉर्ड मेलाके के नेतृत्व में, लॉर्ड मेलाके के नेतृत्व का मतलब ये नेतृत्व करते थे कि लॉ कमीशन बनाया गया। अब आता है कि लॉर्ड मेलाके के जो नेतृत्व में लॉ कमीशन था उसमें कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे, जो ये देख रेख करते थे कि भारत में किस तरह का कानून का निर्माण हो रहा है, मतलब जो प्रक्रिया चल रही थी भारत में कानून की उसकी देख रेख करते थे। बीओडी के महत्व को अर्थहीन कर दिया गया था। क्या कर दिया था? अर्थहीन का मतलब कोई अर्थ ना हो, अर्थ ही खत्म कर दिया गया था। अब एक चार्टर अकाउंटर आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक एक्सप्लेनेशन करा जा रहा है कि कौन कौन से अधिनियम या चार्टर अधिनियम आए हमारे पास, वो उनकी डेट पूछी जाती है और कुछ नहीं, कहाँ पर कैसा क्या हुआ था। आगे हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अनुसूचियाँ भाग के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा नहीं। और चलिए 1857 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए जब 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। देखिए 1800 आया था जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। देखिए जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी समाप्त हो गई थी। भारत का शासन कहाँ चला गया था? सीधे भारत का जो शासन होता था, मतलब वो कौन करता था? महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, मतलब उनके अंडर में चला गया था। महारानी विक्टोरिया के अंडर में चला गया। इस प्रकार ब्रिटिश भारत अब ब्रिटेन की सरकार का हिस्सा मान लिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश अब भारत ब्रिटेन की सरकार का हिस्सा मान लिया गया था। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जब हमारी महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था, तो इस प्रकार क्या हुआ था कि भारत था हमारा, ब्रिटिश भारत, ध्यान रखना ब्रिटिश भारत अब ब्रिटेन की सरकार का हिस्सा बन गया था। यानी कि जो हमारा हिस्सा था भारत, ब्रिटिश भारत था, वो अब ब्रिटेन के अंडर में हो गया था, ठीक है। हिस्सा मान लिया गया था। बीओडी और बीओसी को पूरी तरह भंग कर दिया गया। जो हमारा बीओसी, जी हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, बीओसी की फुल फॉर्म और बीओडी की फुल फॉर्म, दोनों की, बीओसी और बीओडी की फुल फॉर्म पढ़ी है और उसके बारे में पूरा पढ़ा है। तो पॉलिटी भाग 1 जरूर देखें इनके बारे में। बीओडी और बीओसी को पूरी तरह भंग कर दिया गया था। नए पद भारत का सचिव, जो नया पद बना था, तो भारत का सचिव जो ब्रिटिश संसद का सदस्य ही बन सकता था का सृजन हुआ, जिसका सृजन हुआ। ये ब्रिटेन से भारत की गतिविधियों अर्थात भारत में संबंधित मामलों की देखरेख करता था। ये लाइन जो अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वायसराय कब रखा गया था? गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था, जो भारत सचिव की देखरेख में भारत में शासन करता था। देखिए पहले था ब्रिटिश क्राउन के बाद क्या हुआ? भारत सचिव हुआ, फिर वायसराय हुआ। इसकी मदद हेतु 15 सदस्य वाली एक भारत परिषद का गठन किया गया, जो भारत से संबंधित मामले देखरेख करती थी। भारत में प्रबुद्ध वर्गों में 1858 के अधिनियम को भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया। इसी को हम अब क्या बोलते हैं? मेग्ना कार्टा बोलते हैं। कोई पूछ लेता है कि मेग्ना कार्टा किसे कहा गया था, इसमें पूरा प्रोसेस जो हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? मेग्ना कार्टा। अब पढ़ते हैं 1858 के अधिनियम। 1858 के अधिनियम के बाद जनरल गवर्नर का पद वायसराय हो गया। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी सन में और किस तरह से नाम को बदला गया। किस तरह से बदला गया ऊपर दिया हुआ है, कौन सी सन में बदला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। 1858 अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय हो गया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी कभी कभी गवर्नर जनरल
तो कभी कभी वायसराय नाम सुनने को आता था। ऐसा होता है जब हम किसी पर्सन का नाम या किसी औहदे पद का नाम बदलते हैं तो हमारी एक हैबिट पड़ जाती है कि वही नाम लेना। कुछ लोग तो नए नाम से जानते हैं जो चेंज किया गया, कुछ लोग पुराने नाम को जानते हैं जो था। ठीक है, तो यही चीज़ होता था। ऐसा क्यों? अब देखिए ऐसा क्यों होता था, जैसे मैंने किसी का नाम पदनाम रखा, फिर उसका पदनाम बदल गया, कुछ लोग वही लेते थे, कुछ लोग न्यू जो नाम था वो लेते थे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर पसंद आए। ठीक है, 1858 के बाद जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत में शासन करते थे, ध्यान रखना 1858 के बाद जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत में, जो ब्रिटिश भारत का एरिया था उसमें शासन करते, तो उन्हें भारत का जनरल गवर्नर पुकारा जाता था। लेकिन जब वे किसी रियासत, ध्यान रखना, जब ब्रिटिश भारत में शासन करते थे जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। जब वे किसी रियासत ब्रिटिश भारत के अलावा, ध्यान रखना, या राजा से मिलने या संधि हेतु जाते थे, संधि का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट पे बात करना, किसी उस पे बात, तो उन्हें वायसराय हो जाता था। उनका नाम बदल के क्या होता था, वायसराय कहा जाता था, क्या हो जाता था। ठीक है, अब हमारा पोर्शन है, नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।